Now we will talk Angelicists and Orientalists. The decision to reform the Indian education system created divisions among the British officials. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म यानी सुधार करने का जो फैसला लिया गया उसकी वजह से ब्रिटिश ऑफिशल्स के बीच में बंटवारा हो गया, अधिकारियों के बीच में। द ब्रिटिश ऑफिशल्स वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इस तरीके से जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिनके नाम एंजेलिसिस्ट्स और ओरिएंटलिस्ट्स थे। द ग्रुप विच सपोर्टेड द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब अंग्रेज़ों का वो ग्रुप जिसने पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा गया, और जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया उन्हें एंजेलिसिस्ट कहा गया। विलियम जोन्स मुख्य रूप से ओरिएंटलिस्ट थिंकर थे, यानी ओरिएंटलिस्ट यानी आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन जो देना चाहते थे इंडियंस को उसके बारे में सोचते थे विलियम जोन्स, और यही मेन पर्सनालिटी थे। ग्रेट स्कॉलर, बहुत बड़े विद्वान थे। ही टुक अ कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट इंडियाज एंशिएंट टेक्स्ट। भारत की जो पुरानी समय की किताबें थे उनसे लर्निंग करने में इनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। दूसरे इंग्लिशमैन के साथ साथ हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल ब्रासले हालहेड इस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। इन लोगों ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में इस्टेब्लिश करी 1784 में। दे आल्सो स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज। इन्होंने एक मैगजीन भी, एक पत्रिका भी बनाई जिसे एशियाटिक रिसर्चेज कहा गया। इसकी शुरुआत करी। द ओरिएंटलिस्ट लर्न संस्कृत अलॉन्ग विद सम अदर इंडियन लैंग्वेजेस। ओरिएंटलिस्ट ने संस्कृत को भी सीखा दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ साथ। दे आल्सो ट्रांसलेटेड सेवरल एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। बहुत सारी पुरानी भारतीय किताबों को इन लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दे स्ट्रांगली बिलीव दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस सच एज अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत। ये लोग इस बात में बहुत ही मजबूती से विश्वास करते थे कि भारतीय भाषाओं में लोगों को, इंडियंस को अगर इंस्ट्रक्शन रखा जाए, जो बातचीत का तरीका है वो इंडियन लैंग्वेजेस में रखा जाए, जैसे कि अरेबिक, पर्शियन और संस्कृत। इस बात में वो बहुत ज़्यादा मजबूती से विश्वास करते थे। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप किया गया, जहाँ पर दूसरे अंग्रेज़ों के सरकारी नौकरों को ट्रेन किया जाता था भारत की पारंपरिक रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी ग्रुप ऑफ इंग्लिशमैन स्टार्टेड एडवोकेटिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। 19वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही अंग्रेज़ों के एक ग्रुप ने वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू इंग्लिश को मीडियम बनाने के लिए भारत में वकालत करी। ठीक है, यानी इंग्लिश के थ्रू लोगों को नॉलेज दी जाए, ऐसा एडवोकेट किया उन्होंने, ऐसी वकालत करी। दे वर कॉल्ड एंजेलिसिस्ट। उन्हें एंजेलिसिस्ट कहा गया। कुछ भारतीय शिक्षित लोग जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने भी इस बात को सपोर्ट किया, क्योंकि वो ऐसा विश्वास करते थे कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू भारतीय समाज में फैली हुई बुरी प्रथाएं और बुरे रीति रिवाज जो हैं उनको मिटाया जा सकता है। क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी भारत में ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया थ्रू इंग्लिश। यानी ईसाई धर्म को फैलाने वाले जो लोग थे इन लोगों ने भी इंग्लिश के थ्रू भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात पर जोर दिया। The missionaries believed that English education would simplify the process of converting Indians into Christianity। ये ईसाई धर्म को फैलाने वाले लोग इस बात में विश्वास करते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन हम देंगे उससे भारतीयों को क्रिश्चियनिटी में बदलने की प्रोसेस और ज़्यादा आसान हो जाएगी। वास्तव में एक लॉ को ब्रिटिश ने 1850 में पास किया, जिससे कि इस क्रिश्चियनिटी में इंडियंस को बदलने की जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा आसान हो जाए। एन इंडियन who would convert to Christianity would be able to inherit his ancestors' property। ऐसा एक भारतीय हु वुड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, जो कि क्रिश्चियनिटी में अपने आप को बदल लेगा, ये क्रिश्चियन धर्म को अपना लेगा, उसे अपने पूर्वजों की संपत्ति दी जाएगी। द मिशनरीज परसुएटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईसाई धर्म को फैलाने वाले लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परसुएट किया, ये सलाह दी टू टेक सम सेंटर्स कंक्रीट स्टेप्स, कि बहुत ही ठोस कदम उठाए शिक्षा के क्षेत्र में। ईसाई धर्म को फैलाने वाले लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सलाह दी कि बहुत ही जल्दी वो शिक्षा को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं। ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अंग्रेज़ों ने शिक्षा में क्या सुधार किए? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस एजुकेशनल रिफॉर्म्स टू क्रिएट एन एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड हेल्प देम इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अंग्रेज़ों ने शिक्षा में सुधार करने के लिए शिक्षा में सुधारों से इसलिए परिचित कराया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो भारत में एक ऐसे शिक्षित क्लास को, इंडियंस को लाना चाहते थे, भारतीयों को ऐसा बनाना चाहते थे जिससे कि उनके राजकाज के कामों में वो लोग
मदद कर सकें। हाउएवर दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न फॉर इनिशिएटिंग रिफॉर्म्स, लेकिन फिर भी यही केवल एक ही कारण नहीं था शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। Many of the British officials felt that the new educational system would make the Indians more aware and well versed with the modern world. बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी इस बात को महसूस करते थे कि नई शिक्षा व्यवस्था या नया एजुकेशनल सिस्टम आ जाने की वजह से भारतीय लोग जो हैं वो और ज़्यादा सचेत हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से इस बात में वर्स हो जाएंगे। वेल वर्स यानी उनको हर चीज़ पता चल जाएगी, आधुनिक संसार के बारे में, नए संसार के बारे में वो हर चीज़ को जानने में सक्षम हो जाएंगे भारतीय, ऐसा सोचते थे कुछ अंग्रेज अधिकारी। द क्रिश्चियन मिशनरीज बिलीव दैट ईसाई धर्म को फैलाने वाले लोग इस बात में विश्वास करते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वुड ब्रिंग नेटिव्स क्लोजर टू द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ। अंग्रेज़ों का जो जीवन जीने का तरीका है उसके जैसे ही भारतीय बन जाएंगे, उसके नेटिव हो जाएंगे, यानी उसके काबिल हो जाएंगे। चार्टर एक्ट 1813 ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी a sum of 1 लाख रुपीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। चार्टर एक्ट या चार्टर कानून जो 1813 में आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए का दान दिया गया भारत में शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। हाउएवर द एक्ट डिड नॉट क्लियरली मेंशन द मीडियम ऑफ एजुकेशन टू बी फॉलोड, लेकिन इस कानून में ये बात साफ साफ नहीं बताई गई कि एजुकेशन का जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए। जेम्स मिल एंड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले वर नोटेबल एंजेलिसिस्ट्स। जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ये बहुत ही प्रसिद्ध एंजेलिसिस्ट थे, यानी वेस्टर्न एजुकेशन में भारत को एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते थे। मिल प्रपोज दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टीच व्हाट इज़ यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। मिल ने ये प्रपोज किया या ये बताया कि जो एजुकेशन का लक्ष्य है वो ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए यूजफुल हो, लाभदायक हो और प्रैक्टिकल नॉलेज हो उनके पास। ही बिलीव दैट इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर। ये विश्वास करते थे कि भारतीय लोगों को पारिवारिक होना चाहिए विद द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो भी वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो रहे हैं, विच द वेस्ट हैड अचीव्ड, जो कि पश्चिम में पहले से ही वेस्ट डायरेक्शन के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पहले ही पाया जा चुका है। ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को भारतीयों को भी रूबरू कराना चाहिए। मैकाले हु केम टू इंडिया एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। मैकाले जो कि भारत में परिषद गवर्नर जनरल काउंसिल का एक गवर्नर जनरल के सदस्य के रूप में भारत आया था, स्ट्रांगली एडवोकेटेड द एक्सपोजर ऑफ इंडियंस टू इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन। उसने इंडियंस का इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जो एक्सपोजर था उसकी वकालत बहुत ही मजबूती से करी कि भारतीयों को इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। मैकाले सबमिटेड अ मेमोरेंडम ऑन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। मैकाले ने एक मेमोरेंडम दिया यानी सिफारिश दी या समझौता दिया भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, विच इज़ नोन एज मैकालेज मिनट, जिसे मैकालेज की माइन्यूट पॉलिसी कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले डिड नॉट सपोर्ट ओरिएंटल लर्निंग। लॉर्ड मैकाले ने ओरिएंटल लर्निंग यानी इंडियन जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको सपोर्ट नहीं किया एंड स्ट्रांगली एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, और बहुत ही मजबूती से वकालत करी वेस्टर्न एजुकेशन की भारत में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेमोरेंडम, अपने इस मेमोरेंडम के हिसाब से, अपने इस समझौते के हिसाब से द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को 1835 में इंट्रोड्यूस कराया गया। विथ फंड्स अलॉटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, भारत में वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट करने के लिए जो फंड्स अलॉट हुए थे उसके साथ मेनी न्यू इंस्टीट्यूशंस कैटरिंग टू हायर एजुकेशन वर इस्टेब्लिश, बहुत से नए संस्थान या नए स्कूल शिक्षा के लिए इस्टेब्लिश किए गए। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दीज इंस्टीट्यूशंस वॉज इंग्लिश। जो माध्यम रखा गया, जो मीडियम रखा गया वो इंग्लिश रखा गया इन स्कूलों में। द एम्फेसिस ऑन हायर एजुकेशन रिजल्टेड इन एलिमेंट्री एजुकेशन टेकिंग अ बैक सीट। प्राथमिक शिक्षा में भी, उच्च शिक्षा में या हायर एजुकेशन पर जोर देने की वजह से जो प्राथमिक शिक्षा थी वो पीछे भागने लगी। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन गेन्ड इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने की वजह से इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन गेन्ड इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। एंड इट वाज अनाउंस्ड इन 1844 में अनाउंस किया गया दैट इंडियंस हु वर एजुकेटेड इन इंग्लिश, कि ऐसे भारतीय जो कि इंग्लिश में एजुकेट होंगे वुड गेट गवर्नमेंट जॉब्स, उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी। अंग्रेजों ने ये लालच दिया भारतीयों को। द डिज़ायर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स लेड टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स गेनिंग प्रोमिनेंस। सरकारी नौकरी की इच्छा पाने की वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस होने लगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी हो गई। वाइल साइमल्टेनियसली, जबकि इसके साथ साथ द वर्नाकुलर स्कूल्स, जो देसी स्कूल थे, बिकेम लेस पॉपुलर, उनको कम पसंद किया जाने लगा।
Woods Dispatch. In 1854, the British decided to create a formal education system in India. 1854 में अंग्रेजों ने यह फैसला लिया कि भारत में एक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था लानी चाहिए, which included schools and universities, जिसमें विद्यालय और विश्वविद्यालय होंगे. As Charles Wood was the president of the board of control of the East India Company at that time, उस समय चार्ल्स वुड जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी एजुकेशन का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये प्रेसिडेंट था. द स्कीम वॉज नोन एज वुड डिस्पैच. इसने जो स्कीम निकाली उसे वुड डिस्पैच कहा जाता है. द चीफ ऑब्जेक्टिव वॉज टू आउटलाइन एन एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंडिया. मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था कि भारत की एजुकेशन पॉलिसी को आउटलाइन करना था, यानी उसको अच्छे तरीके से आगे प्रमोट करना था. इट केम अप विद सम रिकमेंडेशंस. इसमें कुछ नई बातें आई. क्या किया वुड ने? इट एम्फेसाइज द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग. वुड डिस्पैच में यूरोपियन तरीके से बच्चों को सिखाने का जो तरीका था उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, जिससे कि उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ सके. इट बिलीव दैट एक्सपोजर टू द यूरोपियन वे ऑफ लाइफ. ऐसा विश्वास किया जाता था कि यूरोपियन वे ऑफ द लाइफ, यूरोपियन जो तरीका है जीवन जीने का, वुड मेक इंडियंस अवेयर ऑफ लाइफ स्टाइल्स. उससे जो भारतीय हैं वो अपने जीवन जीने के स्तर के लिए अवेयर हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे. वुड्स डिस्पैच ऑल्सो बिलीव दैट यूरोपियन लर्निंग वुड क्रिएट अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस. वुड के डिस्पैच में ये भी विश्वास किया गया, इस बात पर भी विश्वास किया गया कि यूरोपियन लर्निंग की वजह से क्रिएट अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, भारतीयों का जो शिक्षित भारतीयों का जो क्लास होगा वो क्रिएट होगा. हु कुड बी रिक्रूट एज सिविल सर्वेंट्स, जिनको सिविल सर्वेंट्स के रूप में यानी डीएम या कलेक्ट्रेट वगैरह भी बनाने में, भर्ती करने में मदद मिलेगी. फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस मेड बाय वुड डिस्पैच. नीचे कुछ ऐसी सिफारिश दी गई हैं या जो ऐसी बातें दी गई हैं. सेवरल मेजर्स वर टेकन टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इन इंडिया. जिसमें भारत में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कई सारे मेजर्स दिए गए हैं. अ नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द प्राइमरी टू द यूनिवर्सिटी लेवल वाज एस्टेब्लिश्ड. शिक्षा के लिए या शैक्षिक संस्थानों के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक यानी शुरुआत की पढ़ाई से लेकर के बहुत आगे तक की पढ़ाई के जो लेवल है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्राइमरी क्लासेस वाज वर्नाकुलर. प्राइमरी क्लासेस के लिए जो इंस्ट्रक्शन होगा मीडियम का वो देसी भाषा होगी. एंड फॉर हायर क्लासेस वाज इंग्लिश. और हायर क्लासेस के लिए इंग्लिश रखी जाएगी. टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर सेटअप. शिक्षकों की, अध्यापकों की ट्रेनिंग के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी एक्टिविटीज़ वगैरह जो आपकी होती हैं उसके लिए भी इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप. शिक्षा के लिए भी अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया सभी राज्यों में. टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर द मैटर्स रिगार्डिंग टू एजुकेशन, जिससे कि शिक्षा से जुड़े हुए हर मसले के ऊपर फैसला लिया जा सके या कंट्रोल किया जा सके. ग्रांट्स वर गिवन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. जो प्राइवेट स्कूल थे या इंस्टीट्यूशन संस्थान थे उनको दान दिया गया, रुपया दिया गया. विच प्रोवाइडेड अ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जिससे कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके. इन 1857 3 न्यू यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. 1857 में नए विश्वविद्यालय खोले गए 3 कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में. न्यू इनिशिएटिव्स इन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम. अब देखिए इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में नई चीज़ें क्या क्या आई. After 1854, the East India Company decided to make initiatives to improve vernacular education. 1854 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला लिया कि देसी शिक्षा को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी. To ensure order within the system. अब इस सिस्टम को और ज़्यादा अच्छे से चलाने के लिए द कंपनी स्टार्टेड इम्पोजिंग रूटीन्स. ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई दिनचर्या को लागू करना शुरू कर दिया. इस्टेब्लिशिंग रूल्स, नए नियम कानून बनाना शुरू कर दिया. एंड इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस, और समय समय पर नियमित रूप से इंस्पेक्शन करना यानी बच्चों के साथ साथ टीचरों की भी जांच करने का जो तरीका है वो इन्होंने शुरू किया. नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स वर अपॉइंटेड एंड गिवन चार्ज ऑफ 4 to 5 स्कूल्स. बहुत बड़ी संख्या में सरकारी पंडितों को अपॉइंट किया गया, चुना गया और उन्हें 4 से 5 स्कूल दे दिए गए. दे वर आस्क्ड टू विजिट स्कूल्स. उनसे कहा गया कि वे स्कूल की विजिट करेंगे. एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, और टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको और ज़्यादा सुधारेंगे. द गुरुज वर आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स. गुरुओं से यानी टीचरों से ये कहा जाता था कि वो समय समय पर रिपोर्ट्स भी देंगे कि क्या उन्होंने पढ़ाई का सब देखा, हिसाब किताब. टेक्स्ट बुक्स वर इंट्रोड्यूस टू एक्सपेडाइट टीचिंग. किताबों से इंट्रोड्यूस कराया गया जिससे कि टीचिंग करवानी होती थी. सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स वर लॉन्च सच एज एनुअल एग्जामिनेशन. कुछ नए कदम भी उठाए गए जैसे कि
सालाना एग्ज़ाम आपके हो गए, इनकी शुरुआत की गई। फिक्स नंबर ऑफ़ सीट्स, एडमिशन की फ़िक्स सीट्स और न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन और अनुशासन बनाए रखने के लिए नए नियम कानूनों को भी बनाया गया। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू अटेंड स्कूल्स रेगुलरली, विद्यार्थियों से कहा गया कि वो नियमित रूप से विद्यालयों को अटेंड करेंगे, स्कूलों में अटेंडेंस देंगे। द इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल वॉज सीन एज इनडिसिप्लिन, स्कूल को अटेंड करने में जो भी इनएबिलिटी होगी, अगर आप लायक नहीं हो पाए, स्कूल नहीं आए, तो ये इनडिसिप्लिन कहा जाएगा कि आप जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के नियम कानून बनाए गए। स्कूल विच एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स कंडीशंस और प्रोवाइडेड विद ग्रांट, ऐसे स्कूल्स उस समय के जिन्होंने सरकार की इन चीज़ों को स्वीकार किया, वर प्रोवाइडेड विद ग्रांट्स, उनको ग्रांट्स भी दिया गया सरकार की तरफ से, यानी रुपया पैसा भी दिया गया। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, शुरुआत में ये जो स्वतंत्र विद्यालय थे जो कि सरकार की बातों को नहीं मान रहे थे, उनके लिए ये परेशानी भरा हुआ टू कम्पीट विद द स्कूल्स रनिंग ऑन गवर्नमेंट एड, उन स्कूलों से कंपटीशन बढ़ गया, यानी बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्टी में आ गए बजाय उन स्कूलों की अपेक्षा जो कि सरकार की मदद से चल रहे थे। ये बहुत अच्छे से चलने लगे क्योंकि ये गवर्नमेंट की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है।